हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 जून और साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग संपूर्ण बैच को ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके। और के साथ साथ दोस्तों, अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया, उसका भी एक कंप्लीट ब्रीफ PDF आप लोगों को इसी एप्लीकेशन पे इसी बैच के अंदर भी मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा धान की सीधी बिजाई डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को कितनी वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रति एकड़ देने का निर्णय लिया गया है। देखो, ऐसा है कि हरियाणा के अंदर धान की सीधी बिजाई की जाती है तो पहले ना 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते थे। अब उसको बढ़ा के कर दिए गए हैं 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिए गए हैं, याद रखना। अब 4,000 से बढ़ा के 4,500 रुपये कर दिए डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से। और केस ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम कम से कम जो है ना वो पानी की खपत करें, या कह सकते हो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ठीक ठाक कर सकें, ऐसा इसलिए किया गया है ये। एक बात और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे याद करने वाली कि जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसके अंदर भी पहले 7,000 रुपये मिलते थे। इस बार का जो बजट आया है ना उसके अंदर इसको बढ़ा के कितना कर दिए, इसके लिए बढ़ा के 8,000 रुपये कर दिए गए हैं, याद रखना आप लोग। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को कितनी वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंट अब दी जाएगी, तो इसका आंसर रहेगा 4,500 रुपये प्रति एकड़। तो 12 जिले जिसमें अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक और फतेहाबाद में धान की सीधी बिजाई को जो है ना इसमें बढ़ावा मिलेगा। योजना के अंतर्गत 4 लाख एकड़ प्रदर्शन प्लांट का लक्ष्य है। किसानों को 4,500 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। धान की सीधी बिजाई मशीन पर 40,000 रुपये का अनुदान मिलेगा अगर मशीन लेके आता है तो कोई। धान की बासमती धान की जो है ना वो तरावड़ी बासमती या पूसा बासमती या कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनको सीधा जो है ना वो बुआई किया जा सकता है। तो इसके लाभ है, पानी की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी, पर्यावरण प्रदूषण में जो है ना कमी आएगी, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस में लगातार टॉप रैंक पर रहने वाला राज्य कौन सा है, तो अपना राज्य हरियाणा ही इसमें टॉप रैंक पे है। ये डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस में देश में नंबर 1 पे है। ये लगातार डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस के मामले में अव्वल राज्य है। 2023-24 के राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा को पहले स्थान पे रखा गया है। और डिजिटल सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित है ये रैंकिंग, जिसमें देखो CCTNS है यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। इसमें हरियाणा के सभी पुलिस थानों को CCTNS से जोड़ा गया है, जिसमें FIR है, चार्जशीट है, अपराध रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। ऑनलाइन FIR की बात करते हैं तो नागरिक अब बिना थाने जाए घर से ही FIR दर्ज कर सकते हैं। ई थाना और मोबाइल एप्लीकेशन है, हर समय जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पे शिकायत दर्ज, पुलिस सहायता, ट्रैफिक अपडेट्स और शिकायत की ट्रैकिंग सुविधा दी जा सकती है। डैशबोर्ड आधारित निगरानी प्रणाली है, जो उच्च अधिकारी है उनके लिए, अधिकारियों के लिए अपराध या कह सकते हो ट्रैफिक शिकायत और मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में अच्छे तरीके से पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की जा सकती है। डिजिटल चालान प्रणाली भी है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पे ई चालान की सुविधा भी है। स्मार्ट पुलिसिंग व्हीकल है, CCTV, GPS और इंटेलिजेंस डिवाइसेस से लैस गश्ती वाहन भी है हरियाणा में। ये क्यों रैंक मिली है, क्योंकि 100% थानों को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, तेज और रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी आई है, नागरिकों को समयबद्ध डिजिटल सेवाएं मिल रही है, अपराध नियंत्रण में तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, ई गवर्नेंस पोर्टल और मोबाइल आधारित पुलिसिंग सेवाएं जो है ना वो मिल रही है। तो इसलिए ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है हरियाणा को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और NCRB के द्वारा। हाल ही में, और हरियाणा में DGP कौन है पुलिस के, हरियाणा में DGP है शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हाल ही में भारत में लगभग 60 सालों के बाद में लासंगा वस जो है ना, लासंगा वस की एक नई प्रजाति है लासंगा। तो इस लासंगा ओसिडेंटल्स की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर खोजी गई है, एक टाइप का ततैया है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ना ऑक्सीडेंटलिस की एक नई प्रजाति खोजी गई है, लासंगा ऑक्सीडेंटलिस की।
चर्चा में है क्योंकि एक परजीवी ततैया प्रजाति है जिसका नाम है लासंगा ऑक्सीडेंटलिस की नई खोज हुई है। ये भारत में लासंगा जो लासंगा वंश की है लगभग 60 सालों के बाद में इसकी वापसी देखी गई है। 1965 में हेनरिक के मोनोग्राफ में जो है ना इसका लास्ट बार उल्लेख किया गया था। और ये बेसिकली पैरासिटिक वास्प फैमिली का है और चंडीगढ़ में एक खिड़की के ऊपर मिला है ये। और 2023-24 की सर्दी के अंदर इसको खोजा गया था। पहले पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के अंदर जो है इसका मामला आया था, ठीक है ना। जो 23-24 नहीं, माफ करना, 2025 के अंदर जो है ना इसको खोजा गया। 23-24 के अंदर इसके अंदर आंकड़ा देखा गया है पहले से। अभी रिसेंटली इसका रिपोर्ट तो पब्लिश अभी किया गया है। सर्दियों में इसका आंकड़ा आया था कि ये यहाँ से इन्होंने अपना घर वगैरह बना रखा होगा, इससे संबंधित है ये। नामांकन इसका ऑक्सीडेंटलिस शब्द जो है ना पश्चिमी भारत वेस्ट के लिए उपयोग हुआ है। केवल लंदन, ऑक्सफोर्ड और म्यूनिक के संग्रहालयों में इसके नमूने हैं अभी तक के लिए। तो यह खोज लंबे समय से भूले हुए लासंगा वंश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो हाइमनोप्टेरा का परिस्थिति योगदान भी है, जैसे कि शिकार नियंत्रण और के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी परजीवी ततैया माना जाता है ये। और के साथ साथ जो है ना ये खोज ये भी दिखाती है कि शहर में जैव विविधता जो है ना वो भी मिल रही है। तो जैसे कि सूखे झाड़ीदार वन और समृद्धि जैव विविधता का केंद्र हो सकते हैं शहर वाले भी। बेसिकली हाइमनोप्टेरा जो है ना वो एक कीटों के चार सबसे विविध समूह में से एक है। जैसे कि एक तो इसके अंदर आता है भृंग आता है जिसको कोलेप्टोरा कहते हैं, एक मक्खी आती है इसको डिप्टेरा कहते हैं, एक तितली आती है जिसको आप लोग लेपिडोप्टेरा कहते हैं, ततैया आता है इसको हाइमनोप्टेरा या मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। तो इसकी पहली बार जो है ना खोज 23-24 के दौरान सर्दियों के दौरान हुई थी। अभी इसका फाइनली डेटा जो है ना आगे आया है आपका 60 सालों के बाद में भारत में फिर से दर्ज की गई है। और ये जो है ना आपका प्रजाति वगैरह मैंने आपको बाकी सब चीज़ तो बता ही दी है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है? डॉक्टर दीपक थंगकंपन और के साथ साथ डॉक्टर जो है ना अर्नी बर्न बसु को, इन दोनों को जो है ना शामिल किया गया है। डॉक्टर दीपक को, डॉक्टर अन्नी बर्न बसु को शामिल किया गया है। ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB फरीदाबाद से है। ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC मानेसर से है। ये वैज्ञानिक जो हरियाणा में लंबे समय से कार्यरत हो, जिनके पास हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र हो, उनको मिलता है। विज्ञान रत्न 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ दिया जाता है। युवा विज्ञान रत्न 40 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, वो इनको सिलेक्ट करती है। और 4 अप्रैल 2025 को जो है इनका सिलेक्शन किया गया था। और अभी जो है ना फाइनल इनको अवार्ड वगैरह दिए गए हैं, तब करके एक सवाल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इनका योगदान कहाँ पे है सर डॉक्टर दीपक का? तो इनका योगदान है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इनका योगदान है। डॉक्टर अन्नी बर्न का योगदान है मस्तिष्क रोग, न्यूरोवायलॉजी और दवा पुनः उपयोग, इनके लिए इनका योगदान है। नेक्स्ट है कि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोगिंदर सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह को, इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER मोहाली के द्वारा इनका योगदान है आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए 1 लाख रुपए अवार्ड मिला डॉक्टर जोगिंदर सिंह को। डॉक्टर स्वाति सिंह जो है ना हैदराबाद की संस्था है LV प्रसाद नेत्र संस्थान, नेत्र विज्ञान और न्यूरो विज्ञान के एरिया के अंदर नेत्र रोगों में तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव का अध्ययन किया, इसके लिए इनको 1 लाख रुपए सम्मान दिया गया। उम्र सीमा 40 साल से कम होनी चाहिए, हरियाणा में 10 सालों से ज़्यादा तक काम किया हुआ हो, या हरियाणा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 लाख रुपए मिलते। इनका भी सिलेक्शन 4 अप्रैल को हुआ था, इनाम अभी दिया गया इनको। तो ये दोनों मैंने बता ही दिया आपको। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई थी? जो पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है, 2001 के अंदर स्थापना हुई थी। ये हरियाणा के अंदर पिंजौर के अंदर है। और इसकी स्थापना जो है ना जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और रॉयल सोसाइटी और प्रोटेक्शन फॉर बर्ड, इनके सहयोग से की गई है। यहाँ पे गिद्ध की प्रजातियाँ लॉन्ग बिल्ड है, इसके अलावा स्लेंडर बिल्ड है, इसके अलावा बराहट बैक्ड है, हिमालयन ग्रिफान है, ये सारी प्रजातियाँ हैं। 2001 में यहाँ पे स्थापना हुई थी। हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कब कर दी गई थी? 1977 में 90 सीटें और 17 सीटें इनमें आरक्षित है। 10 सीटें लोकसभा की, 5 सीटें राज्यसभा की है। हरियाणा विधानसभा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर है।
हरियाणा का प्रशासनिक राजस्व जो है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा तो रोहतक का है और सबसे छोटा फरीदाबाद का क्षेत्रफल में, सबसे छोटा डिवीजन करनाल का है, सबसे वन वाला ज़्यादा बड़ा जो है वो है अंबाला, सबसे कम वन वाला है फरीदाबाद, सबसे अधिक जो जिलों वाला है वो है रोहतक 5 है, सबसे कम में जिलों में आता है करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, तीनों में 3-3 है। डिवीजन 6 है हरियाणा के, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद है। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ भिवानी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस एरिया में हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोग, कुरुक्षेत्र के अंदर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन से नंबर का राज्य है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क का सवाल है। फिर मिलता हूँ आप लोगों में अगले क्लास में, आप लोगों के साथ में एक बढ़िया करंट अफेयर सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आप लोगों ने हरियाणा जीके का बुक लेना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये किताब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। शुक्रिया।